चलिए शुरू करते हैं अपने इस सेशन को और अपने इस क्लास को। एक बार जल्दी से फटाफट कमेंट सेक्शन में बता दीजिए ऑडियो क्लियर है। इसके बाद हम अपने इस सेशन को, इस क्लास को स्टार्ट कर देंगे। एक बार जल्दी से कमेंट सेक्शन में यस लिखकर बता दीजिए ऑडियो क्लियर है। चलिए शुरू करते हैं अपने इस सेशन को और अपने इस क्लास को। एक बार जल्दी से फटाफट। ठीक है जी, ऑडियो एकदम क्लियर है, परफेक्ट है। और शुरू करते हैं अपने इस सेशन को और इस क्लास को। ठीक है, तो क्लास को ना शुरू करने से पहले केवल 1 मिनट का मैं आप सभी लोगों का समय लेना चाहूँगा। और उस 1 मिनट में जो गाइडेंस देना चाहता हूँ मैं वो जल्दी से दोहरा देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं ना क्लास में नए आते हैं, तो उन्हें भी ये बात पता चलना ज़रूरी है। तो 1 मिनट का समय शुरू होता है अब। देखिए, क्लास में मैं आपको जितनी भी थ्योरी समझा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, ये मोर देन सफिशिएंट है। इससे ज़्यादा थ्योरी पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है। आप इसके अलावा एमसीक्यू प्रैक्टिस करिए बस। ठीक है, आपको कहीं भी किसी किताब से, किसी भी पीडीएफ से थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है, जितनी मैं बता रहा हूँ उसके अलावा। इसके बाद आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करिए। और एमसीक्यू प्रैक्टिस करने के लिए आप जाइए सबसे पहले मेरे यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है कंप्यूटर बाय यतेंद्र सर। वहां पर 2 चीजों को फॉलो करिए। एक तो कम्युनिटी वाले सेक्शन में जो क्वेश्चन पोस्ट करता हूं, आप उनके आंसर करिए। आपको सेम फीलिंग आएगी कि हम एक मॉक टेस्ट दे रहे हैं। और फिर प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में एक प्लेलिस्ट है एमसीक्यू प्रैक्टिस फॉर ऑल एग्जाम के नाम से। उसमें जितने भी क्लासेस हैं और आगे आए उनको भी आप देखते रहिए, डेफिनेटली आपको फायदा मिलेगा। अगर आप ये कहते हैं कि सर आप एमसीक्यूज की हमें पीडीएफ फाइल दे दीजिए, तो वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी। टेलीग्राम चैनल का नाम भी सेम ही है, कंप्यूटर बाय यतेंद्र सर। वहां पर इवन एमसीक्यूज के साथ साथ आपको टॉपिक के, चैप्टर्स के सभी के पीडीएफ आपको सीक्वेंस वाइज लगे हुए मिल जाएंगे। अगर किसी को ये दोनों मेरे ऑफिशियल चैनल नहीं मिल रहे हैं, तो आप मुझे सीधे व्हाट्सएप या टेलीग्राम, किसी पर भी जो आपका मन करे, मैसेज कर देना अपने बैच का नाम लिखकर। मेरे ये दोनों ऑफिशियल लिंक आपके पास आ जाएंगे। और ये व्हाट्सएप और टेलीग्राम मेरे एक ही नंबर से चलते हैं, 8448832987। 1 मिनट समाप्त हुआ। तो चलिए आज की क्लास और आज के सेशन को है ना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले नमस्कार सभी को नमस्कार। आज की डेट डाल देता हूं मैं, दैट इज 22 यानी कि 22 अक्टूबर 2024 आज की तारीख है। और शुरू करते हैं अपने चैप्टर को, कंप्यूटर आर्किटेक्चर। आई होप सो कि ना कंप्यूटर आर्किटेक्चर वाला ये जो चैप्टर है ये आज की क्लास में खत्म हो जाएगा। कुछ पॉइंट ही बचे हुए हैं इसके अंदर। ठीक है जी। कंप्यूटर आर्किटेक्चर को हिंदी में कंप्यूटर की संरचना के नाम से ही बोला जाता है। ठीक। और लास्ट क्लास में ना मैं बेसिकली समझा रहा था आपको सीपीयू के बारे में, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में। जितने भी नए बच्चे आए हों क्लास में, ठीक है, वो पिछली क्लासेस को देखकर आइएगा, वरना आगे आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक। सीपीयू के अंदर बेसिकली बात चल रही थी एमयू की। एमयू का मतलब था मेमोरी यूनिट। ठीक है। और मेमोरी यूनिट का मीनिंग मैंने आपको लिखवाया था, दैट इज सेट ऑफ रजिस्टर्स, जिसको हिंदी में कहा जाएगा रजिस्टरों का समूह। रजिस्टरों का समूह बोला जाएगा। ठीक है भाई। तो मैंने ना लास्ट क्लास में रजिस्टर क्या होता है ना, एक फ्लिप फ्लॉप शब्द के बारे में बताया था आपको, लॉजिक गेट के बारे में भी जानकारी दी थी, है ना। तो ये सब चीजें बहुत बेसिक फंडामेंटल चीजें ही होती हैं, कभी भी किसी भी एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। ठीक है। तो अब फाइनली जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है वो मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूं, और वो है रजिस्टर। तो टोटल मिला के ना मैंने आपको बताया भी था कि हमारे सीपीयू के तीसरे भाग में कितने रजिस्टर्स होते हैं, 7 रजिस्टर्स होते हैं। ठीक। अब देखो एक बात ध्यान रखिएगा कि ये जो सीपीयू की संरचना है ना, ये सीपीयू का जो पूरा कॉन्सेप्ट है, ये बेसिकली किसने तैयार करके दिया था? तो ये तैयार करके दिया था एक व्यक्ति ने, जिसको हम जॉन वॉन न्यूमैन के नाम से जानते हैं। जॉन वॉन न्यूमैन। अभी रिसेंटली एक पेपर भी हुआ है ना, वहां पर भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि बताओ सीपीयू की संरचना किसने तैयार करके दी थी।
तो सीपीयू आर्किटेक्चर कह दो या सीपीयू संरचना कह दो, ठीक है, एक ही बात है, इंग्लिश में बोल दो चाहे हिंदी में बोल दो। ये तैयार करके दी गई थी जॉन वॉन न्यूमैन नाम के व्यक्ति के द्वारा, ठीक है। और जॉन वॉन न्यूमैन नाम के व्यक्ति के द्वारा जो संरचना बनाई गई, उस संरचना को हम वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर के नाम से बोल देते हैं, वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर। समझ में आई बात या नहीं? यानी मोटा मोटा ये समझ लो कि इसी के नाम पर है ना एक सीपीयू का आर्किटेक्चर बनाया गया, इसी ने बनाया था इसलिए अपना नाम रख दिया इसने, और जॉन शब्द को हटा दिया बस, वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर। तो एग्जाम में क्या पूछा गया? एग्जाम में पूछा गया कि बताइए सीपीयू की संरचना किसने बना के दी। तो सीपीयू की संरचना बनाने का मतलब क्या था? मतलब यही था कि इसमें जो रजिस्टर का कॉन्सेप्ट है ये किसने तैयार करके दिया, ये किसने बनाया? तो नाम है जॉन वॉन न्यूमैन नाम के व्यक्ति ने, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको, कोई डाउट है तो पूछिए। बाकी आपको पता ही है। एक बच्चे ने लिखा है सर सीपीयू का फुल नाम बताइए। बेटा क्या लिख रहा है यहाँ पर? लिख नहीं रहा, फुल फॉर्म लिखिए तो यहाँ पर बोर्ड पे भी तो देखा करो, ठीक है। बाकी देखो आपको मैंने पहले भी बोला, एक बार फिर से जल्दी से बोल देता हूँ कि अगर आप नहीं लिखना चाह रहे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप आराम से केवल सुनते रहिए, समझते रहिए, डाउट पूछते रहिए, ठीक। आपको मेरे टेलीग्राम चैनल जिसकी जानकारी मैं अभी थोड़ी देर पहले ही क्लास में आपको दे रहा था, वहां पर कंप्यूटर आर्किटेक्चर की कंप्लीट क्लास पीडीएफ बिल्कुल एज इट इज लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। आप उस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करके जैसे चाहे वैसे पढ़ सकते हैं। तो फाइनली है ना सीपीयू आर्किटेक्चर किसने बना के दिया? जॉन वॉन न्यूमैन नाम के व्यक्ति ने। तो इसने क्या बोला? इसने ये बोला कि सीपीयू के तीसरे भाग में ना टोटल 7 रजिस्टर्स होने चाहिए। तो उन रजिस्टर के नाम क्या दिए इसने? तो नाम रखे एमबीआर, या इसी को एमडीआर, या इसी को आईबीआर के नाम से भी बोला जाता है। फुल फॉर्म क्या है इसके? इसको बोलते हैं मेमोरी बफर रजिस्टर, मेमोरी बफर रजिस्टर, ठीक है। या फिर इसको मेमोरी डेटा रजिस्टर के नाम से भी बोला जा सकता है, या फिर आईबीआर भी कह देते हैं इसको। इसका फुल फॉर्म है इंस्ट्रक्शन बफर रजिस्टर। अब कोई ये मत बोलना बेटा कि इसे हिंदी में लिखो, ये फुल फॉर्म है और फुल फॉर्म की हिंदी नहीं होती है, ठीक है। ये सबकी फुल फॉर्म है जो मैंने यहां पर लिखी है, इसलिए इसकी हिंदी नहीं हो सकती। तो एमबीआर, एमडीआर या आईबीआर ये तीनों का मीनिंग सेम ही है, कुछ भी इनमें से बोल दो। तो ये बेसिकली सबसे पहला रजिस्टर होता है सीपीयू के अंदर, ठीक है जी। अब इसका मीनिंग क्या है वो मैं आपको समझाता हूं। जैसे सपोज दैट कि ये हमारा सीपीयू है, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे हम अपना कंप्यूटर का दिमाग भी कहते हैं। तो सीपीयू के पास जब डाटा आता है ना, तो ये डाटा कह दो या डेटा कह दो, ये सबसे पहले ना सीपीयू के अंदर इसी एमबीआर नाम के रजिस्टर में स्टोर कराया जाता है। ये एक तरीके से ऐसे समझ लो जैसे हमारे घर में कोई गेस्ट आया तो हमने उसे गेस्ट रूम में बिठा दिया, है ना। जैसे मान लो हमारे घर में कई सारे बेडरूम भी हैं, या हमारे घर में कई सारे रूम्स हैं जहां पर हम उसे ले जा सकते हैं, बिठा सकते हैं। बट सबसे पहले अगर कोई व्यक्ति आया है तो उसे गेस्ट रूम में, या फिर उसे मान लो ड्राइंग रूम जो जिसे कहते हैं, बैठक कहा जाता है हिंदी में, वहां पर बिठा दिया, क्योंकि चाय नाश्ता कराना है हमें उसको, तो वो वहां पर बैठा हुआ है सबसे पहले घर में एंटर करते ही। तो उसी तरीके से जब सीपीयू के अंदर सबसे पहले डेटा एंटर करता है तो इसी एमबीआर नाम के रजिस्टर के अंदर स्टोर होता है। समझ में आया नहीं? अब इससे जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है एग्जाम में, और वो है बफरिंग। अगर आपसे कभी ये पूछ लिए जाए कि बफरिंग किससे संबंधित होती है, मैं यहां साइड में लिख देता हूं, एक शब्द है बफरिंग, हिंदी में भी बफरिंग ही कहा जाएगा, ठीक है जी। तो अगर ये पूछा जाए आपसे कि बफरिंग किससे रिलेटेड है, किससे संबंधित है, और एक ऑप्शन पे अगर लिखा हो रजिस्टर, तो ये सही आंसर होगा। बट अगर रजिस्टर ना लिखकर ऑप्शन में MBR लिखा हो तो फिर ये भी सही आंसर होगा, है ना। यानी कि पर्टिकुलर अगर पूछना चाह रहे हैं तो MBR सही आंसर होगा, और कॉमन आंसर चाहिए
तो फिर रजिस्टर हमारा सही आंसर होगा। बट इस बफरिंग का मतलब क्या होता है वो मैं आपको समझाता हूं। इस बात को आप ऐसे समझ लो कि जब आप है ना कोई मूवी या कोई वीडियो वगैरह देख रहे होते हैं अपने कंप्यूटर में, और वो मूवी या वीडियो आपके कंप्यूटर में पहले से ही सेव है। जैसे अभी मान लो गदर 2 जो पिक्चर आई थी सनी देओल पाजी की, तो वो आप लेके आए किसी से पेन ड्राइव में और उसे आपने अपने कंप्यूटर में सेव कर लिया। अब आपका मन कर रहा है कि आज मैं इसको देख लेता हूं, है ना। तो आप क्या करेंगे, उस गदर मूवी वाले आइकन पर आप माउस से डबल क्लिक करेंगे। जैसे ही डबल क्लिक करेंगे तो मूवी चलना शुरू हो जाती है, प्ले हो जाएगी, और जब तक खत्म नहीं हो रही है तब तक आराम से चलती रहेगी। कोई इशू, कोई दिक्कत, डाउट, परेशानी नहीं होगी आपको। बट अब सपोज दैट कि आपके पास गदर मूवी नहीं है, आप देखना चाहते हैं, आपका मन कर रहा है, तो आप इंटरनेट के थ्रू ऑनलाइन भी इस मूवी को देख सकते हैं। किसी ना किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, किसी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर ये मूवी जरूर होगी, है ना। तो आपके कंप्यूटर में बस इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए और आप इस मूवी को देख सकते हैं। अब सपोज दैट कि आपने क्या किया, आपने ना जैसी मूवी चलाई, उस समय तो इंटरनेट की स्पीड सही आ रही थी, बट आधे घंटे बाद है ना इंटरनेट की स्पीड बहुत स्लो हो गई। तो उस कंडीशन में आप नोटिस करते हैं कि हमारे मॉनिटर स्क्रीन पर ऐसे गोला सा बन के आ जाता है। मूवी चलती रहेगी और चलते चलते बीच में गोला बन के आ जाएगा और कुछ देर के लिए मूवी रुक जाती है, अटक जाती है ना। तो अब क्या होता है, आप वेट करते हो कि ठीक है चल जाए चल जाए चल जाए। कुछ सेकंड्स के बाद है ना फिर ये गोला सा हट जाएगा, मूवी फिर चल जाती है। फिर थोड़ी देर में आप नोटिस करते होंगे फिर गोला सा घूमना शुरू हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो सिंपल सा मीनिंग है कि ऐसा इसलिए हो रहा है कि इंटरनेट की स्पीड स्लो हो गई है। बट इंटरनेट की स्पीड स्लो होने से हमारे कंप्यूटर में अंदर क्या फर्क पड़ रहा है, इस बात को हमें यहां पर समझना है। तो हमें पता चला कि हमारे कंप्यूटर के अंदर जो इस डाटा को प्रोसेस करने वाला है, जो इस डाटा को लेकर आउटपुट बनाने वाला है, यानी कि सीपीयू, और उसके अंदर एमबीआर नाम का जो रजिस्टर है, वो रजिस्टर प्रॉपर पूरा डाटा रिसीव नहीं कर पा रहा है। ऐसे समझ लो, जैसे ये है एमबीआर नाम का रजिस्टर, ठीक है, ये एमबीआर नाम का रजिस्टर है। अब इस रजिस्टर में डेटा आ रहा है, धीरे 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 आ रहा है। जब तक ये पूरा नहीं होगा इसमें डाटा, तब तक है ना मॉनिटर स्क्रीन पर वो चक्कर सा गोला सा घूमता रहेगा। और जैसे ही है ना इसके अंदर डाटा पूरा आ जाएगा, ये कंप्लीट हो जाएगा, तब सीपीयू फाइनली इसकी प्रोसेसिंग करके आउटपुट बनाना शुरू करेगा, और तब कुछ देर के लिए वो गोला आपके सामने हट जाएगा और वीडियो चल जाती है। बट इंटरनेट की स्पीड तो अभी भी स्लो ही है ना, तो फिर से जब ये डाटा खत्म हो जाएगा इस एमबीआर नाम के रजिस्टर में, तो फिर से धीमे धीमे भरेगा। अगर इंटरनेट की स्पीड बहुत सही है, प्रॉपर आ रही है, तो इसमें जितनी डाटा की आवश्यकता है ना उतना डाटा हमेशा अवेलेबल रहता है। इसलिए हमेशा मतलब इंटरनेट की स्पीड अगर सही आ रही है आपकी, तो बिना रुकावट के ना पिक्चर या कोई मूवी चलती रहती है, कोई वीडियो चलती रहती है। बट इंटरनेट की स्पीड अगर कम है, स्लो है, तो उस कंडीशन में धीरे 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 डाटा इसमें भरेगा, और जब तक पूरा नहीं होगा सीपीयू अपनी प्रोसेसिंग को रोक देता है। इस बात को है ना आप ऐसे समझ लो, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल समझाता हूं। जब है ना टीचर क्लास में आता है ना पढ़ाने के लिए, जैसे किसी ऑफलाइन क्लास की हम बात कर लेते हैं, तो टीचर क्लास में जब पढ़ाने आता है और वो ये देखता है कि बच्चे अभी भी आ रहे हैं, तो वो क्लास को शुरू नहीं करता एकदम से। वो क्या बोलता है कि सारे बच्चों को बैठ जाने दो, आ जाने दो, उसके बाद है ना हम क्लास को शुरू करेंगे। क्या मतलब, बफरिंग ही तो हो रही है भाई। अगर सपोज दैट सारे के सारे बच्चे जब आ जाएंगे, सब बच्चे सामने बैठ गए, अब कोई बच्चा बचा नहीं है, तब क्लास को अगर वो शुरू करे तो ठीक भी है। अगर वो पहली क्लास को शुरू कर देगा, तो होता नहीं है कई बार कि कोई टॉपिक शुरू कर दिया, बाद में बच्चे आ रहे हैं, फिर वो दोबारा बोलेंगे सर दोबारा रिपीट करना, हम तो लेट हो गए, सब दोबारा बता दो। तो वो नहीं करता टीचर ऐसे, वो क्या कहता है सारे बच्चों को एक बार आने दो, तब उसके बाद ही मैं क्लास को शुरू करूंगा। तो ये भी तो एक प्रकार की बफरिंग हो गई ना, यानी कि टीचर जो पढ़ाने जा रहा है वो अभी रोक के बैठा हुआ है उसको, ताकि सब लोग आ जाएं, सारा डाटा भर जाए क्लास के अंदर, बच्चों का मतलब डाटा भर जाए, तब जाके पढ़ाना शुरू करेगा। तो उसी तरीके से समझ लो कि सीपीयू के अंदर जब सबसे पहले डाटा एंटर करता है, तो इसी एमबीआर नाम के रजिस्टर में या एमडीआर नाम के रजिस्टर में स्टोर कराया जाता है, ठीक है। और अगर प्रॉपर डाटा आता रहेगा तो आगे प्रॉपर प्रोसेसिंग होती रहेगी, और अगर नहीं आ पाया तो फिर जब तक वो एमबीआर नाम के रजिस्टर में पूरा डाटा नहीं आ पाएगा,
तब तक वो रिपीट हो, तब तक वो वेट करता रहता है। समझ में आ गया सभी को? एक बच्चे ने लिखा है सर फोन में भी वही होता है। हाँ, फोन में भी सेम ही है, क्योंकि फोन में भी तो हमारे सीपीयू लगा होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। हमारे कंप्यूटर में भी सीपीयू लगा हुआ है और फोन में भी सीपीयू लगा हुआ है, तो जहां सीपीयू लगा होगा वहां ये कंडीशन फॉलो होगी। ठीक है, तो ये साइड में कहीं नोट कर लेना कि अगर पूछा जाए आपसे कि बफरिंग किससे संबंधित होती है, तो सबसे पहला आंसर है रजिस्टर, यानी कि ये सीपीयू के अंदर लगे हुए रजिस्टर से संबंधित है। और अगर, क्योंकि रजिस्टर कितने होते हैं, 7 होते हैं ना, तो 7 में से पर्टिकुलर रजिस्टर का नाम जब पूछा जाएगा तो फिर होगा एमबीआर या एमडीआर नाम का रजिस्टर। बताओ जी, बात समझ में आ गई या नहीं? ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है ना, अगला एक और रजिस्टर आता है सीपीयू के अंदर तीसरे पार्ट में, यानी कि मेमोरी यूनिट में। इसका नाम है एम ए आर, या फिर इसको केवल ए आर के नाम से भी बोला जा सकता है। इसका फुल फॉर्म है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, या केवल इसको एड्रेस रजिस्टर के नाम से भी बोला जा सकता है। अब ये क्या है, इस बात को आप ऐसे समझ लो कि सीपीयू के तीसरे भाग यानी कि मेमोरी यूनिट में एक और रजिस्टर बनाया गया है जो सीपीयू के अंदर आने वाले डाटा का एड्रेस होल्ड करता है। देखो, सीपीयू के अंदर अभी अभी डाटा आया है, तो सीपीयू को ये बात पता होनी चाहिए ना कि ये आया कहां से, ये बात ये डाटा आया कहां से, ये सीपीयू को नहीं पता होना चाहिए? बिल्कुल पता होना चाहिए। तो ये इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं स्टोर की जाएगी। हाँ, तो उसी को है ना एम ए आर नाम का रजिस्टर कहा जाता है। यानी सिंपल सी बात हम यहां पर लिख सकते हैं, या दिमाग में बिठा लीजिए कि एम ए आर नाम का रजिस्टर सीपीयू में आने वाले डाटा का एड्रेस को होल्ड करता है, एड्रेस अपने पास रखता है। फिर से सुन लीजिए, सीपीयू के अंदर आने वाले डाटा का एड्रेस एम ए आर नाम का रजिस्टर अपने अंदर होल्ड करता है। ये बात समझ में आ गई सभी को? ठीक है, इसके बाद है ना एक और रजिस्टर का नाम आएगा यहां पर, जिसे हम प्रोग्राम काउंटर के नाम से बोलते हैं। ठीक है, ये क्या होता है प्रोग्राम काउंटर? एक बच्चे ने लिखा है सर फोन में सीपीयू की शेप कैसी होती है? सेम वही होती है जैसे कि हमारे कंप्यूटर में सीपीयू लगा होता है, बस साइज में छोटा होता है। मोबाइल फोन के अंदर, फोन के अंदर हमारे कंप्यूटर में जो सीपीयू लगा हुआ है मदरबोर्ड के ऊपर, वो थोड़ा साइज में बड़ा होता है, जबकि फोन के अंदर साइज में छोटा होता है। शेप वही होती है, चौकोर जैसा। ठीक है, चलो अब आगे देखो। अब है प्रोग्राम काउंटर यानी कि पीसी। देखो, सबसे पहले तो ये ध्यान रखना कि पीसी 2 शब्द हैं पूरे कंप्यूटर में, और तीसरा कोई शब्द होता ही नहीं है। पहला है पर्सनल कंप्यूटर और दूसरा है प्रोग्राम काउंटर। कभी भी अगर फुल फॉर्म पूछी जाए तो हमेशा दिमाग में पर्सनल कंप्यूटर नहीं रखना है, प्रोग्राम काउंटर भी हो सकता है। बट ये क्या है समझाता हूं। देखो, अभी अभी डेटा आया था सीपीयू के अंदर, वो कहां रखा हुआ है? एमडीआर नाम के या एमबीआर नाम के रजिस्टर में। ये आया कहां से है? इसका एड्रेस कहां रखा हुआ है? एमएआर नाम के रजिस्टर में। बट सीपीयू के अंदर अब अगला कौन सा डाटा आएगा, सीपीयू के अंदर अब अगला कौन सा डाटा आएगा, ये जानकारी भी पहले से होनी चाहिए सीपीयू को। हाँ, तो वो जानकारी प्रोग्राम काउंटर नाम के रजिस्टर के अंदर लिखी हुई होती है। समझ में आई बात है नहीं? इस बात को ना आप ऐसे समझो जैसे ये क्लास है, इस क्लास रूम के बाहर है ना एक बंदा बैठा हुआ है, एक व्यक्ति को हमने बिठाया हुआ है। खैर, उस व्यक्ति को हमने इसलिए बिठाया हुआ है कि जब क्लास चल रही हो तो अंदर कोई ऐसे ही ना घुसा चलाए, क्लास डिस्टर्ब हो जाती है। बट उस व्यक्ति को है ना सारी जानकारी है। कैसी जानकारी? यानी उस व्यक्ति को ये पता है, इस रूम के, इस गेट के जो बाहर बैठा हुआ है, कि अगली क्लास यहाँ पर कौन सी चलेगी इस हॉल के अंदर। यानी अभी तो एक क्लास चल रही है, अभी दिल्ली पुलिस की क्लास चल रही है, इसके जस्ट बाद में आधे घंटे 1 घंटे बाद है ना यहाँ पर कंप्यूटर स्पेशल बैच की क्लास चलेगी। तो उस व्यक्ति को पता है ना, तो उस व्यक्ति को हम बोलेंगे प्रोग्राम काउंटर। यानी कि वो व्यक्ति अब इस कमरे को या इस हॉल को सीपीयू मान लीजिए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तो इसके अंदर अगला कौन सा डेटा आएगा, डेटा का मतलब क्लास, तो वो जानकारी उस बाहर बैठे हुए व्यक्ति को भी है। उसको क्यों है भाई? उसको इसलिए, जैसे मान लो अगर इस इंस्टीट्यूट के प्रेमाइसिस में, यानी कि इसके आसपास कोई बंदा घूम रहा है और घूमते घूमते वो गेट पर बैठे हुए व्यक्ति के पास पहुंचा और वो पूछने लग जाए कि इस हॉल में क्लास चल रही है? हाँ, क्लास चल रही है, बट इसके बाद अगली क्लास कौन सी चलेगी,
तो वो बता देगा, उसको जानकारी है ना। तो बस ये समझ लीजिए कि प्रोग्राम काउंटर नाम का जो रजिस्टर है वो सीपीयू के अंदर आने वाले नेक्स्ट यानी अगले डाटा की इंफॉर्मेशन अपने अंदर रखता है। बात समझ में आ गई या नहीं? चलिए, अब एक और रजिस्टर का जिक्र होता है यहां पर जिसे आईडी कहते हैं। आईडी का फुल फॉर्म है यहां पर बेटा इंस्ट्रक्शन डिकोडर। इंस्ट्रक्शन डिकोडर के नाम से आप रीजनिंग पढ़ते होंगे, तो रीजनिंग में आपने कोडिंग डिकोडिंग पढ़ा होगा। अगर किसी भी शब्द को आपको कोड करने का तरीका पता चल जाए तो फिर आप उस दूसरे किसी शब्द को डिकोड भी कर लेंगे उसी पैटर्न पर, है ना। कोडिंग डिकोडिंग नाम का जो चैप्टर होता है रीजनिंग में, तो उसी तरीके से समझ लीजिए कि सीपीयू के पास जो डेटा पहुंचा भी वो कोडेड फॉर्म में है, यानी कि सीपीयू उसे समझ नहीं पा रहा कि वो है क्या चीज। तो फिर एक अलग से रजिस्टर बनाया गया है जिसे आईडी कहते हैं, यानी कि इंस्ट्रक्शन डिकोडर। और इसी रजिस्टर के द्वारा सीपीयू के लिए उस डाटा को डिकोड किया जाता है। बस सिंपल सी बात दिमाग में रखेंगे, वैसे तो नाम से ही पता चल रहा है कि इंस्ट्रक्शन डिकोडर मतलब सीपीयू के लिए डाटा को डिकोड करने वाला रजिस्टर। फिर से सुन लीजिए, सीपीयू के लिए डाटा को डिकोड करने वाला रजिस्टर, ठीक, ताकि सीपीयू को समझ में आ जाए कि वो डाटा एग्जैक्टली है क्या। अब इसके बाद एक और रजिस्टर का जिक्र होगा यहां पर जिसे आईआर या फिर सीआईआर के नाम से भी जाना जाता है। इसको या तो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर कह दो, इसको या फिर इंस्ट्रक्शन रजिस्टर कह दो, या फिर इसको करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के नाम से भी आप बोल सकते हैं, करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। ये इनके फुल फॉर्म है। मैं आपको बता दूं कि एसएससी ने लास्ट ईयर 2023 में भी है ना इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा था। ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आया था सीआईआर को लेकर। क्वेश्चन क्या है वो मैं आपको समझाता हूं। देखो, अगर आपसे ये पूछा जाए कि सीपीयू के अंदर आने वाला डाटा सबसे पहले कहां पर स्टोर कराया जाता है, सबसे पहले कहां पर होल्ड कराया जाता है सीपीयू के अंदर, तो आंसर होगा एमबीआर या एमडीआर नाम के रजिस्टर के अंदर, ठीक है ना। अभी अभी होल्ड हुआ है। मैंने अभी एक एग्जाम्पल भी बताया था, जैसे हमारे घर में कोई रिश्तेदार आता है, कोई रिलेटिव आता है, तो उसे सबसे पहले कहां पर बिठाते हैं, उसे हम सबसे पहले ड्राइंग रूम में या बैठक में बिठा देते हैं, वहीं पर उसका चाय नाश्ता करवा देते हैं ना। बट सपोज दैट कि वो रिलेटिव है ना, मान लो हमारा घर में हमारा ज्यादा खास आदमी है, तो वो फिर हमारे बेडरूम में भी जा सकता है, वहां पर बैठ लेगा, थोड़ी देर बात कर लेगा। तो वो आदमी जो हमारे पास आया वो हमारा खास आदमी है, तो उसे जाना कहां पर है, हमारे बेडरूम में। हमारे बेडरूम में बैठकर थोड़ी देर बात करना चाहता है, अलग से सेपरेट बात करना चाहता है, जबकि पहले कहां बिठा दिया था उसको, बैठक में यानी कि ड्राइंग रूम में। तो अब उसकी दो जगह हो गई ना, टेम्पररी टाइम के लिए तो बाहर बैठक में बैठा हुआ है, जबकि जाना कहां है उसे, पर्टिकुलर किसी रूम में या बेडरूम में। समझ में आ रहे हैं, जहां उसे किसी व्यक्ति से मेन बात करनी है। तो उसी तरीके से समझ लो कि सीपीयू के अंदर जब जैसे ही डाटा एंटर करता है तो इसके अंदर रखा जाएगा, और जब फाइनल प्रोसेसिंग शुरू करनी होती है तब उस डाटा को सीआईआर के अंदर रख दिया जाता है। इसके लिए ना एक सिंपल सा क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है कि बताओ किसी भी डाटा की फाइनल प्रोसेसिंग की जा रही है या फाइनल प्रोसेसिंग के लिए उस डाटा को तैयार किया जा रहा है, तो उसे कहां रखा गया होगा। तो आंसर है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर या करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर। समझे या नहीं? यानी किसी भी डाटा की बस फाइनल प्रोसेसिंग अब शुरू होने वाली है, उसकी इनपुट से आउटपुट बनने की तैयारी शुरू की जा रही है, तो उसे कहां रखा जाएगा, उसे इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर रखा जाएगा। बताइए बात समझ में आ गई या नहीं? इज दैट क्लियर और नॉट? ठीक है। अब इसके बाद है ना एक और रजिस्टर का जिक्र होता है यहां पर जिसे आईओआर कहा जाता है। आईओआर का मतलब है सिंपल सा इनपुट आउटपुट रजिस्टर। इनपुट आउटपुट रजिस्टर ये क्या चीज है भाई? देखो, हमारे कंप्यूटर का दिमाग यानी कि सीपीयू को ये सारी बातें पता होनी चाहिए कि हमारे कंप्यूटर के साथ कौन कौन सी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस कनेक्टेड हैं। जैसे अगर हम कीबोर्ड और माउस की बात करें, जो कंप्यूटर में डाटा अंदर देने का काम करते हैं तो उनको इनपुट डिवाइस कहा जाता है। इनकी जानकारी भी सीपीयू को होनी चाहिए। और हमारे कंप्यूटर के साथ अगर मॉनिटर और प्रिंटर जैसी डिवाइसेस कनेक्टेड हैं जो कि आउटपुट डिवाइस कहलाती हैं, जिनसे हमें डाटा मिलता है, तो इनकी जानकारी भी सीपीयू को होनी चाहिए। तो जितनी भी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस हैं हमारे कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड हैं,
उन सभी की जानकारी सीपीयू के पास होनी चाहिए, क्योंकि सीपीयू के पास अगर कोई डाटा आएगा तो वो इनपुट डिवाइस के थ्रू आ सकता है, और सीपीयू आउटपुट बना के अगर देगा, आउटपुट जनरेट करके अगर देगा, तो वो किसी ना किसी आउटपुट डिवाइस पे ही तो दिखाई देगा। बताइए, अगर सीपीयू कोई आउटपुट जनरेट करके दे रहा है तो वो किसी ना किसी आउटपुट डिवाइस पर ही तो दिखाया जाएगा। तो सीपीयू को जानकारी तो होनी चाहिए ना कि हमारे कंप्यूटर में कौन कौन सी आउटपुट डिवाइसेस कनेक्टेड हैं। तो इसीलिए इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की जानकारी इनपुट आउटपुट रजिस्टर के अंदर होल्ड की जाती है, ताकि सीपीयू को जब आवश्यकता पड़े वो जानकारी है यहां से उठा ले। समझ में आ गई बात। और लास्ट में एक और रजिस्टर का नाम हम लिखेंगे, और यह है एक्यूमुलेटर। ये ध्यान रखना कि एक्यूमुलेटर भी एक इंपॉर्टेंट टर्म होता है। इसके रिगार्डिंग भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। एक्यूमुलेटर का कोई फुल फॉर्म नहीं है, कोई भी हिंदी नाम नहीं होता इसका, ठीक है। बट इसका काम क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। ये बेसिकली एक टेम्पररी रजिस्टर के तौर पर काम करता है, या टेम्पररी होल्डिंग का काम करता है। हिंदी में इसे कहा जाएगा अस्थायी भंडारण का कार्य करता है। अस्थायी भंडारण, बट किसके लिए, मतलब कोई तो होगा जिसके लिए अस्थायी भंडारण का कार्य कर रहा होगा। चलो मैं समझाता हूं। जैसे सपोज दैट एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझा रहा हूं आपको। आप ऐसे समझ लो कि है ना, आप अपने या मैं अपने किसी दोस्त के साथ जा रहा हूं मार्केट, ठीक है। मैंने उसको कॉल लगाया, चल भाई मेरे साथ मार्केट चल रहा है। वो कह रहा हाँ जी मैं चल रहा हूं। अब मैं अपने दोस्त को मार्केट लेके गया, मैंने वहां पर कई सारा सामान खरीदा, शॉपिंग वगैरह की। तो उसके जो बैग है ना, थैले, वो मेरे हाथ में है। मेरा दोस्त बिल्कुल खाली हाथ चल रहा है। अब भाई मैं उसे केवल अपने साथ लेके आया हूँ, काम थोड़ी करवाऊंगा। मैंने कहा चल जो भी थैले वैले हैं वो अपने साथ हाथ में पकड़ लेता हूँ। अब मैं चल रहा था। अब चलते चलते मेरी नजर मेरे जूतों के फीते यानी कि लेशेस पे पड़ी, और मुझे नजर आया कि मेरे जूते के फीते खुल गए हैं। अगर मैं ऐसे ही चलता रहूंगा तो शायद मैं गिर सकता हूँ। इसलिए मैंने अपने दोस्त को ये बोला कि भाई कुछ देर के लिए थैले या बैग को पकड़ लेगा। उसने कहा हाँ भाई बिल्कुल पकड़ लूंगा। और मैंने ये थैले या बैग उसके हाथ में पकड़ा दिए, और मैं इतनी देर में अपने जूते के फीते या लेशेस को बांध रहा हूँ। अब जैसे ही वो बंध गए, मैंने उससे कहा ला भाई थैले या बैग मेरे को दे दे, मैं अब पकड़ के चलने लगूंगा। उसने दे भी दिए। तो इसका सिंपल सा मीनिंग ये निकला कि अगर जो थैले या बैग मेरे हाथ में है उनको टेम्पररी टाइम के लिए किसी दूसरे हाथों में अगर मुझे देना है, तो वो कौन है मेरे साथ? दैट इज माई फ्रेंड, यानी कि मेरा दोस्त। और उसको मैं कुछ समय के लिए वो सामान या वो थैले वगैरह या बैग वगैरह पकड़ा दूंगा, और जैसे ही मेरी जरूरत पूरी हो जाएगी या मेरा काम कंप्लीट हो जाएगा, मैं उससे वापस ले लूंगा। तो इसी तरीके से ये जो एक्यूमुलेटर नाम का रजिस्टर, 7वां रजिस्टर जो यहां पर बनाया गया है, ये बेसिकली टेम्पररी होल्डिंग का काम करता है ALU के लिए। तो ये पॉइंट यहां पर लिख लीजिए, टेम्पररी होल्डिंग फॉर ALU। यानी कि सीपीयू का जो पहला वाला पार्ट था ना, ALU, जिसको हमने कल लास्ट क्लास में डिस्कस भी किया था, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। तो उस अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट के लिए एक्यूमुलेटर नाम के रजिस्टर को एज अ टेम्पररी रजिस्टर इस्तेमाल में लाया जाता है। तो पेपर में ना केवल इतना ही पूछा जाएगा कि बताओ ALU के लिए टेम्पररी होल्डिंग का काम कौन करता है। ALU के लिए यानी कि अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट के लिए टेम्पररी होल्डिंग का अस्थायी भंडारण का काम कौन करता है? तो आंसर होगा एक्यूमुलेटर नाम का रजिस्टर। बताइए बात समझ में आ गई या नहीं? देखो वैसे बहुत ज्यादा डीप में जाना नहीं चाहिए हमें, बट एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूं कि ये क्या काम कर रहे हैं दोनों। ठीक है, नोट मत करना, ऐसे देख लो बस। जैसे ये ALU है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, और ये है एक्यूमुलेटर। ठीक है जी, ये एक्यूमुलेटर नाम का रजिस्टर है। अब ALU का केस क्या है कि ये एक बार में एक ही वैल्यू को अपने अंदर होल्ड करेगा। ये केवल एक बार में है, एक ही वैल्यू को अपने अंदर होल्ड करता है। अब सपोज दैट कि आपने कंप्यूटर को बोला या CPU को बोला कि है ना एक काम कर बेटा, 10 + 20 + 30 करके बता क्या आंसर आएगा। भाई कंप्यूटर का काम कैलकुलेशन करने का ही तो होता है, गणना करने का। तो हमने कंप्यूटर को एक कैलकुलेशन दी कि 10 + 20 + 30 बता क्या होगा। तो अब ये जो वैल्यू है 10, ये सबसे पहले ALU के अंदर जाएगी। क्यों? क्योंकि ALU ही तो अरिथमेटिक ऑपरेशन को हल करता है। जितने भी अंक गणितीय ऑपरेशन होंगे उन्हें हल कौन करेगा? ALU। तो सबसे पहले ये
वैल्यू चली गई ALU के अंदर, ठीक है। अब कौन सा ऑपरेशन लगना है इसके ऊपर, प्लस ऑपरेशन लगना है, ठीक है जी। बट अब अगली ये जो प्लस होगा वो किसके साथ होगा, 20 के साथ। अब 20 वाली वैल्यू को ALU के अंदर जब भेज रहे होते हैं तो वहां वैल्यू पहले से मौजूद है, वहां तो 10 पहले से मौजूद है ना। तो ALU क्या करता है, इस 10 वैल्यू को कुछ समय के लिए एक्यूमुलेटर में रख देता है और अगली वाली वैल्यू को अपने अंदर आने का मौका देता है। अब वो देखता है कि क्या करना था, इन दोनों वैल्यू का प्लस करना था। तो फाइनली क्या करेगा, इन दोनों वैल्यू को जोड़कर फाइनल आंसर अपने अंदर रख लेता है। अब फिर से 30 वैल्यू जानी है ALU के अंदर, पर ALU तो पहले से भरा हुआ है, तो दूसरी वैल्यू को आने के लिए, मौका देने के लिए वो 30 वैल्यू को एक्यूमुलेटर के अंदर भेज देगा, ठीक है। और नेक्स्ट वैल्यू 30 को अपने अंदर आने का मौका देगा। क्या होना है, इसके साथ भी प्लस होना है। अब दोनों को जोड़ लेगा, यानी कि वो 30 वैल्यू वहां से बुलाकर और अपनी वाली वैल्यू को जोड़कर रिजल्ट को अपने पास रख लेता है। और इस तरीके से ये ALU अपना काम करता रहता है। तो जब कोई वैल्यू इसे अगर टेम्पररी टाइम के लिए कहीं और रखनी है ताकि कोई नई वैल्यू इसके अंदर आ पाए, तो वो टेम्पररी होल्डिंग का काम एक्यूमुलेटर नाम के रजिस्टर के द्वारा कराया जा रहा होता है। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो ये मैंने एक एग्जांपल समझाया नॉलेज के लिए, अगर ये नहीं समझ में आया तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस ये भाषा आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही आएगा। अगर क्वेश्चन की भाषा को समझकर आप नहीं अंदाजा लगा पाए कि ये बात एक्यूमुलेटर की या ALU की चल रही है, तो आप कितना भी प्रैक्टिकल कर लो, कितनी भी प्रैक्टिकल चीजों को समझ लो, आप क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाएंगे। फिर समझ में आई बात या नहीं, ठीक है। तो फाइनली है ना, हमने कितने रजिस्टर के बारे में समझा, टोटल मिला के 7, MBR, MAR, PC, ID, IR, IOR और एक्यूमुलेटर नाम के रजिस्टर। अब किसी का कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछिए। यहां तक अगर किसी को कुछ समझ में ना आया हो तो पूछ लीजिए। एक बच्चे ने लिखा सर ट्रैफिक रूल वाली क्लास नहीं चलती है क्या, मुझे नहीं जानकारी भाई इसके बारे में, आप हेल्पलाइन से बात करो। ट्रैफिक रूल की है ना, मतलब इंफॉर्मेशन किस कुछ दी थी आपको इंट्रोडक्शन क्लास में, कौन पढ़ाएगा, किसके द्वारा पढ़ाया जाएगा, वो फिर हेल्पलाइन से बात करिए। मेरे को इसके बारे में जानकारी नहीं है कि ट्रैफिक रूल कौन पढ़ाएगा आपको। मेरे को तो बस कंप्यूटर पढ़ाने के लिए कहा गया, आपके 10 में से 10 नंबर दिलवाने के लिए कहा गया, वो मैं अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहा हूं। आप डाउट पूछिए। एक बच्चे कह रहा है सर मोटर में MCB क्या होता है, अरे मैं मोटर थोड़ी पढ़ा रहा हूं, कंप्यूटर की क्लास चल रही है। सर ID एंड CU के फंक्शन डिफरेंस क्या है, ID तो ये रहा, अच्छा वो कंट्रोल यूनिट आप पूछना चाह रहे हैं, ठीक है मैं समझा देता हूं। देखो ID बेसिकली क्या है ना, इंस्ट्रक्शन डिकोडर। ये आप ऐसा समझ लो, ये कंट्रोल यूनिट के बाद का एक स्टेप है, ये कंट्रोल यूनिट के बाद का एक स्टेप होता है जिसे हम यहां पर इंस्ट्रक्शन डिकोडर कह रहे हैं। समझ में आ रहे, मतलब आप ये समझ लो कि ये CPU का हम तीसरा वाला पार्ट देख रहे हैं ना, तो तीसरे वाले पार्ट से पहले भी है ना एक पार्ट से डाटा टकराता है या हैंडल किया जाता है, उसे कंट्रोल यूनिट कहते हैं। और भी कई सारे फंक्शन थे, ठीक है। PC का नाम बता दीजिए। PC को मैंने बताया था प्रोग्राम काउंटर, ये बेसिकली CPU के अंदर आने वाली नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस अपने पास रखता है। सर MAR बता दीजिए। MAR का मतलब था मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, या केवल एड्रेस रजिस्टर इसे कहा जाता है। इसका मतलब CPU के अंदर अभी आने वाले डाटा का एड्रेस MAR होल्ड करता है। एक बच्चे ने लिखा है इन पर क्वेश्चन कैसे बनेगा, जैसे मैंने समझाया वैसे ही क्वेश्चन बनेगा। जिस तरीके से मैंने क्वेश्चन को इन पॉइंट को समझाया है आपको, इसी तरीके से क्वेश्चन बनेगा। सर CIR या IR बता दीजिए। CIR या IR का मतलब है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर या करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। इसके लिए इतना दिमाग में रखना है बस कि किसी भी डाटा की जब फाइनल प्रोसेसिंग शुरू होने वाली होती है तब उसको किस में रखा जाता है, CIR के अंदर रख दिया जाता है। तो इससे पहले कहां था वो, MBR के अंदर या MDR के अंदर। चलो एक काम करता हूं, एक बच्चे ने एक कमेंट और पूछा, फिर उसके बाद है ना मैं आपके इसको एक और सिंपल भाषा से समझाऊंगा। एक बच्चे ने लिखा है सर एड्रेस का क्या मतलब है। एड्रेस का मतलब एड्रेस होता है
ये बात मैंने पहले भी शायद बताई होगी आपको कि हमारा जो सीपीयू है ना, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये डाटा को रिसीव करता है हमारे कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी से, यानी कि रैम से। ये हमेशा ध्यान रखना कि सीपीयू के पास जो भी डाटा पहुंचेगा वो रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी रैम से पहुंचता है, मुख्य मेमोरी से। तो मुख्य मेमोरी की किस लोकेशन से वो डाटा सीपीयू के पास पहुंच रहा है, ये भी तो सीपीयू को पता होना चाहिए ना। अरे आपके घर में अगर कोई लेटर आता है और वो गुमनाम लेटर हो, यानी कि उस पर किसी ने लिख के ही नहीं दिया कि मैं भेज रहा हूं, तो उस लेटर का फायदा ही क्या हुआ? आप तो बस उस लेटर को, पत्र को खोलकर पढ़ लेंगे, बट आपको पता ही नहीं कि किसने भेजा है। तो अगर कोई पत्र आपके घर में, कोई लेटर आपके घर में रिसीव होता है, तो उस लेटर पर नाम भी लिखा हुआ होना चाहिए कि कौन भेज रहा है, एड्रेस पता होना चाहिए, नहीं किसने भेजा है। ठीक, चलो अब मैं इनके ऊपर है ना एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझाता हूं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, मतलब कॉन्सेप्ट है, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। सुनना जरा ध्यान से। सपोज दैट कि हमारे घर में है ना सब्जी की बात चल रही है सुबह सुबह। सब्जी मतलब सब्जी मंडी से जो खरीद के लाते हैं, और माताजी पिताजी बात कर रहे थे और उन्होंने ये कहा कि सब्जी ले आओ बाजार से या मंडी से। ठीक है, पिताजी हमारे चले गए। अब पिताजी है ना सबसे पहले जब सब्जी को लेके आए बाहर से, तो उन्होंने उस सब्जी को कहां पर रखा? बताओ, वो सब्जी अगर बाहर से मंडी से मार्केट से लेके आएंगे तो कहाँ रखते हैं? तो आंसर है किचन में ले जाके रख देते हैं। तो ऐसे समझ लो कि जैसी सबसे पहले सब्जी आएगी वो यहां पर रख दी गई एमबीआर या एमडीआर के अंदर। ये है मान लो किचन, जिसमें सबसे पहले वो सब्जी को रखा गया। ठीक है जी। अब माताजी ने तुरंत उनसे पूछ भी लिया कि आप कौन सी जगह से ये सब्जी खरीद के लेके आए हो। तो पिताजी ने बता दिया कि पास में ही एक पड़ोस में मंडी है, मैं वहां से खरीद के लेके आया हूँ सब्जी। यानी कि अब एड्रेस भी पता चल गया ना कि ये सब्जी आई कहाँ से है। ठीक है, अब माताजी ने फिर से पूछ लिया कि अगले दिन यानी कि नेक्स्ट डे हमारे घर में जो सब्जी आएगी वो कहाँ से लाओगे। तो पिताजी ने यह भी बता दिया कि यार इस मंडी में थोड़ी भीड़ भाड़ ज्यादा रहती है, कुछ किसी ने बताया कि 2 किलोमीटर की दूरी पर एक सब्जी मंडी लगती है, वहां से आप सब्जी लाया करो। यानी अगले दिन हमारे घर में कौन सी सब्जी आएगी, कहाँ से आएगी, वो जानकारी भी तो है ना पहले से। यानी प्रोग्राम काउंटर भी तो यही काम करता है कि सीपीयू के अंदर अगला डाटा कौन सा आएगा वो जानकारी प्रोग्राम काउंटर को रहती है। अब इंस्ट्रक्शन डिकोडर का मतलब, यानी कि जो सब्जी अभी पिताजी लेके आए घर में, वो सीधे ही तो बनना शुरू नहीं हो जाएगी। अब उसको क्या करना पड़ेगा, उसको धोना पड़ेगा, उसको काट छाट करना पड़ेगा। यानी कि बनाने के मुताबिक उसको साफ किया जा रहा है, बनाया जा रहा है ना, यानी डिकोड किया जा रहा है। यानी माताजी ने उसको सब्जी को धो लिया और काट छाट कर ली, यानी कि डिकोड हो गया वो। अब फाइनली हमारे किचन में एक बर्तन होगा, गैस चूल्हा होगा, जिसके अंदर वो सब्जियां डाल दी जाएंगी और बनना शुरू हो जाएगी। यानी वो फाइनल प्लेस होता है ना, किसी बर्तन में, किसी भगोने में सब्जी डाल दी जाए, किसी कढ़ाई में सब्जी डाल दी जाए और उसको बनाना शुरू करे, वो उसकी फाइनल जगह है। यानी कि CIR, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर या करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, वो फाइनल प्लेस है जहां से अब आउटपुट बनना शुरू होगा। समझ में आ गई बात? तो ये सब्जी वाला जो एग्जांपल मैंने आपको समझाया, ये 5 रजिस्टर को कवर कर देता है। इनके लिए बस इतना याद रखना कि हमारे कंप्यूटर के साथ जितनी भी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस कनेक्टेड होती हैं, इनकी जानकारी इनपुट आउटपुट रजिस्टर के अंदर होती है, और एक्यूमुलेटर ALU के लिए टेम्पररी होल्डिंग का काम करता है। समझ में आ गया? तो इस तरीके से आप रियल लाइफ के एग्जाम्पल से भी इन चीजों को दिमाग में बैठा सकते हैं, रख सकते हैं। चलिए भाई, तो फाइनली है ना सीपीयू का जो तीसरा वाला पार्ट है, यानी कि MU यानी कि मेमोरी यूनिट, ये हम सभी लोगों को समझ में आ गया। अब देखो आजकल है ना, जैसे एग्जाम्स में आपने नोटिस किया होगा फुल फॉर्म्स भी पूछ ली जाती हैं, और जब फुल फॉर्म की बात आएगी ना तो कोई भी फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, उससे है ना ये फर्क नहीं पड़ता कि आपका सिलेबस क्या था, फुल फॉर्म में कुछ भी पूछ लेते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया कि टोटल मिला के ना सीपीयू में कितने रजिस्टर्स होते हैं, तो आंसर है 7 रजिस्टर्स। ठीक है, अब शुरुआती दौर से, जब से सीपीयू का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ है, तब से लेकर सीपीयू के अंदर टोटल 7 ही रजिस्टर हुआ करते थे। बट टेक्नोलॉजी धीरे धीरे एडवांस हो रही है, नहीं बिल्कुल हो रही है ना। अगर हम इंटरनेट की भी बात करें तो पहले 2G चलता था, फिर 3G आ गया, अब 4G आ गया, अब 5G चल रहा है, आने वाले समय में 6G भी आ जाएगा शायद। तो अगर टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है और किसी कंपनी को, जो सीपीयू बनाने वाली कंपनियां हैं, उनको अगर अपने सीपीयू में अगर एक्स्ट्रा कोई रजिस्टर लगाना है, तो फिर वो GPR के नाम से रजिस्टर को लगा देते हैं। यानी अगर किसी और इंफॉर्मेशन को
रखने के लिए उन्हें कोई नया रजिस्टर बनाना है तो जीपीआर के नाम से नया रजिस्टर ऐड कर दिया जाता है इन 7 रजिस्टर के साथ। तो फुल फॉर्म में कई बार पूछ लेते हैं कि जीपीआर की फुल फॉर्म क्या है, तो इसको जनरल पर्पस रजिस्टर के नाम से बोल दिया जाता है, जनरल पर्पस रजिस्टर। बताइए बात समझ में आ गई या नहीं? अगर एक और कोई एक्स्ट्रा रजिस्टर लगाने की आवश्यकता पड़ेगी तो इसको फिर GPR1 नाम दे देंगे, अगले वाले को GPR2 नाम दे देंगे। इसका भी फुल फॉर्म यही हो जाएगा, जनरल पर्पस रजिस्टर। अगर किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को और एक और रजिस्टर लगाने की आवश्यकता पड़ेगी तो वो GPR3 लगा देगी। तो इस तरीके जो सीपीयू बनाया जाता है उसमें अगर और भी रजिस्टर्स की आवश्यकता पड़ रही है तो फिर जीपीआर के नाम से और रजिस्टर ऐड कर दिए जाते हैं। तो फिलहाल बस इतना दिमाग में रखिएगा, जो मुद्दे की बात है वो ये है कि अगर किसी सीपीयू के अंदर कोई एक्स्ट्रा रजिस्टर ऐड किया जाएगा तो उसका नाम क्या होगा, तो उसे हम जीपीआर बोलेंगे, जनरल पर्पस रजिस्टर। बिल्कुल पलक ने एकदम सही आंसर दिया था, जनरल पर्पस रजिस्टर। ठीक है भाई, चलो। तो फाइनली है ना, कंप्यूटर आर्किटेक्चर में जितना भी इंपॉर्टेंट पार्ट था वो मैंने आपको समझा दिया। एक बार जल्दी से है ना मैं रिवाइज करा देता हूं कि मैंने अभी तक कंप्यूटर आर्किटेक्चर में क्या क्या चीजें आपको बताई। देखो सबसे पहले तो एक बेसिक जानकारी मैंने आपको बताई थी कंप्यूटर की, कि अगर हम कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहां पर हमें बेसिकली पता होना चाहिए कि हमारा कंप्यूटर एक डिजिटल कंप्यूटर होता है। डिजिटल कंप्यूटर में भी आज की डेट में हम जो कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं उनको माइक्रो कंप्यूटर कहा जाता है। ठीक है, और फिर उसके बाद मैंने डायग्राम के थ्रू समझाया आपको, है ना। अगर आपके सामने कोई कंप्यूटर रखा हुआ है तो उसे हम कैसे समझें, उसके साइड में खड़े हुए डब्बे को क्या बोले, सिस्टम यूनिट या कैबिनेट बोले। उसके अंदर मदरबोर्ड का एग्जाम्पल मैंने आपको समझाया, मदरबोर्ड के ऊपर जितने भी हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं उनके बारे में समझाया आपको, बसेस का कॉन्सेप्ट समझाया, आईसी चिप का कॉन्सेप्ट समझाया, और उसके बाद फिर हमने ये सीपीयू का कॉन्सेप्ट भी यहां पर समझ लिया है। अब कुछ छोटे मोटे से 2-3 पॉइंट और बचे हुए हैं, ये और देख लो, ठीक है, फिर ये चैप्टर खत्म ही हो जाएगा। देखो आपको है ना, मैंने बोला था कि ये जो सिस्टम यूनिट यानी कि साइड में खड़ा हुआ डब्बा जिसको आप सभी लोग सीपीयू के नाम से बोल रहे थे, इसको सिस्टम यूनिट कहा जाता है, और या फिर इसको कैबिनेट के नाम से भी बोल देते हैं। ये तो सभी को पता है, ठीक है, यहां तक तो क्लियर हो ही गया। तो इस डब्बे के अंदर जो ग्रीन कलर की प्लेट लगी हुई है उसे तो मदरबोर्ड बोलते हैं, या फिर प्रिंटेड सर्किट बोर्ड के नाम से बोलते हैं, और इसको हमने कंप्लीटली पूरा कर लिया। अब इसी डब्बे के अंदर है ना एक डिवाइस और लगी होती है जिसे हार्ड डिस्क के नाम से बोल दिया जाता है। हिंदी में भी इसको हार्ड डिस्क ही बोलते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना कि हमारे कंप्यूटर के इस सिस्टम यूनिट के अंदर जो हार्ड डिस्क लगी हुई है इसको एक नाम से और भी बोल सकते हैं, दैट इज हार्ड डिस्क ड्राइव, ये भी कह देते हैं। कई बार, बहुत बार ऐसा फुल फॉर्म में पूछ लिया गया है कि HDD की फुल फॉर्म क्या है, तो आंसर है हार्ड डिस्क ड्राइव। तो ये कुछ और नहीं होता, हमारे कंप्यूटर में लगी हुई हार्ड डिस्क को ही कहा जाता है। और इसका एक तीसरा नाम भी होता है, दैट इज फिक्स्ड डिस्क, ये भी इसको बोल दिया जाता है। तो तीनों में से कोई भी नाम आप बोल सकते हैं, हार्ड डिस्क ड्राइव या फिक्स्ड डिस्क के नाम से आप इसे बोल देता है। बाकी सिंपल सा अभी फिलहाल के लिए इतना याद रखना कि ये हमारे कंप्यूटर में डाटा को स्टोर करने के लिए लगाई गई एक स्टोरेज डिवाइस है। यानी कि जब भी हम कहते हैं ना हमने अपने कंप्यूटर में मूवी, गाने, कोई फोटो या कोई भी PDF फाइल वगैरह सेव कर दी है, तो वो कंप्यूटर एक कॉमन शब्द है, जबकि स्पेसिफिक शब्द होता है हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क में स्टोर कर दिया है। ठीक है, ये ध्यान रखना। और बाकी है ना, जब कंप्यूटर हार्डवेयर वाला चैप्टर मैं आपको समझाऊंगा तो वहां पर हार्ड डिस्क को फिर से दोबारा एक बार समझेंगे थोड़ा डिटेल में। तो बस इतना ही कह सकते हैं कि हार्ड डिस्क क्या होती है। हार्ड डिस्क हमारे कंप्यूटर के अंदर एक स्टोरेज डिवाइस है, डाटा को भंडार करने वाली डिवाइस बोलते हैं, भंडारण युक्ति। समझ में आ गई बात। इसके बाद मैंने आपको एक बात और बताई थी कि हमारे इसी डब्बे के अंदर है ना SMPS भी लगा होता है। इसको देख लो एक बार और, इसको फुल फॉर्म में स्विच्ड मोड पावर सप्लाई के नाम से बोला जाता है। स्विच्ड मोड पावर सप्लाई,
ये नाम या ये इसका फुल फॉर्म है। बाकी इसको ना स्विच्ड मोड रेगुलेटर के नाम से भी बोल देते हैं। एक नाम और लिख लीजिए इसका, स्विच्ड मोड रेगुलेटर के नाम से भी इसको बोल दिया जाता है। और कई बार बिल्कुल सिंपल सा नाम अगर दिया जाए इसको तो स्विचर के नाम से भी बोल देते हैं। ठीक है, बट ये किस चीज को स्विच करने वाला है, तो ये भी आपको मैंने थोड़ा बहुत बताया था पहले कि हमारे कंप्यूटर में जो एसी पावर सप्लाई आ रही होती है यानी कि ऑल्टरनेटिंग करंट, ये एसएमपीएस क्या करता है, उसको डीसी में बदल देता है यानी कि डायरेक्ट करंट में बदल देता है। और फिर ये डायरेक्ट करंट हमारे पीसी में यानी कि पर्सनल कंप्यूटर में प्रोवाइड करा दिया जाता है। ठीक है, तो हमारा जो कंप्यूटर है या मान लो अगर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, जैसे हमारा फोन हो गया है ना, या कोई भी हमारे घर का इलेक्ट्रॉनिक आइटम, तो वो सारे के सारे डीसी पर काम करते हैं या डीसी पर चलते हैं, जिसको डायरेक्ट करंट कहा जाता है, और वो भी लो वोल्टेज के। तो स्विच एसएमपीएस का काम केवल वन डायरेक्शनल होता है, एक ही तरफ, यानी कि ऑल्टरनेटिंग करंट यानी जो बिजली हमारे घर में चल रही है उसको डीसी में या डायरेक्ट करंट में बदलकर हमारे कंप्यूटर को, पीसी को प्रोवाइड करा दे। अब यहां जो पीसी लिखा है इसका मतलब पर्सनल कंप्यूटर है, और जो पहले हमने पीसी देखा था उसका फुल फॉर्म था प्रोग्राम काउंटर। तो ये ध्यान रखना कि पीसी दो शब्द होते हैं पूरे कंप्यूटर में। ठीक है, तो ये हो गया डब्बा पूरा। एक पॉइंट और लिख लीजिए, हमारे कंप्यूटर के साथ है ना, हमने यूपीएस को भी रखा हुआ देखा है। देखा है आपने कभी किसी कंप्यूटर के साथ है ना एक डब्बा और रखा रहता है, यूपीएस बोलते हैं। फुल फॉर्म क्या होती है इसको, फुल फॉर्म क्या होगी इसकी, इसको बोलते हैं अनइंटरप्टेड। आप लिख लीजिए अनइंटरप्टेड, ऐसे अनइंटरप्टेबल सही फुल फॉर्म है इसकी, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। ये बेसिकली इसका सही फुल फॉर्म होता है। बट कभी कभी है ना आपको अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई भी लिखा हुआ मिल सकता है, तो दोनों तो एक साथ आएंगे नहीं, कोई एक ही फुल फॉर्म लिखी हुई आएगी यूपीएस की, तो आप अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई को पहले प्रायोरिटी देना। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, अगर कभी आपसे ये पूछ लिया जाए कि किसी कंप्यूटर के साथ अगर यूपीएस रखा हुआ है तो उसका प्राइमरी यानी कि प्राथमिक फंक्शन क्या होगा, उसका प्राइमरी कार्य क्या होगा, ये अगर आपसे पूछा जाए तो आंसर क्या होगा, कोई बता सकता है? अगर किसी भी कंप्यूटर के साथ यूपीएस रखा हुआ है यानी कि अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई रखी हुई है तो उसका प्राइमरी फंक्शन क्या होगा, बताइए। कंचन यादव ने लिखा है सर एक बार और बता दीजिए कैबिनेट से। बेटा यहीं से तो हमारी शुरुआत हुई थी, इस चैप्टर की शुरुआत ही है ना यहीं से करी थी। आप पिछली क्लासेस को देख के आओ। हाँ, देखो एक बच्चे ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया, भाई साहब नॉलेज की दाद देनी पड़ेगी इस बंदे की। अभिषेक ने एकदम सही आंसर दिया है, आंसर इज सर्ज प्रोटेक्शन। वेरी गुड बेटा, इसका जो प्राइमरी फंक्शन है वो है सर्ज प्रोटेक्शन। ये क्या होता है भाई सर्ज प्रोटेक्शन? सर्ज प्रोटेक्शन का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी फ्लक्चुएशन को रोकना, यानी कि जब हमारे घर में वोल्टेज बहुत ज्यादा ऐसे कर रही होती है ना, अप डाउन अप डाउन अप डाउन कर रही अगर होती है, तो उस कंडीशन में अरे लो, एक बच्चे ने लिखा है सर रजिस्टर 7 हैं पर आपने 6 ही बताए हैं। अबे यार क्या कर रहे हो भाई, मैंने 6 कहां से बता दिए? अभी 1 मिनट रुक जाइए सभी लोग, मैं आगे बताना शुरू करूंगा। मैं रिवाइज करा दूं, एमबीआर बताया मैंने, एमएआर बताया मैंने, इसके बाद मैंने एमएआर, इसके बाद मैंने पीसी बताया, इसके बाद मैंने आईडी बताया, इसके बाद मैंने आईआर बताया, इसके बाद मैंने आपको बताया आईओआर, और इसके बाद मैंने एक्यूमुलेटर बताया। 1 2 3 4 5 6 7, अरे मेरे चाचा मेरे नेहरू, 7 रजिस्टर के बारे में बताया और कह रहे हैं 6 रजिस्टर बताएं सर आपने। दिमाग यही है कहीं और रख के आते हो? आप अपने आसपास की जो बातें हैं ना उन पे ध्यान मत दिया करो। मम्मी पापा भाई बहन जो आपके आसपास बातें कर रहे हैं उनके बातों को अगर ध्यान से सुनोगे ना तो मेरी बातों को ध्यान से नहीं सुन पाओगे। चलो जल्दी से इसे बता के खत्म करते हैं इस चैप्टर को, फिर अगली क्लास में नया चैप्टर शुरू करेंगे। अभिषेक ने सबसे सही आंसर दिया और सटीक आंसर दिया था,
उन्होंने ये बोला कि सर्ज प्रोटेक्शन, और यही इसका प्राथमिक कार्य होता है यूपीएस का। मैं आपको बता दूं फिर से, किसी भी घर में ना जब वोल्टेज बहुत ज्यादा अप डाउन करती है ना, कभी ज्यादा हो गई कभी कम हो गई, ज्यादा हो गई कम हो गई, उन घर में अगर बिना यूपीएस के अगर आप कंप्यूटर को चलाएंगे ना तो जल्दी खराब हो जाता है वो। समझ में आ रहा है? क्योंकि हमारे कंप्यूटर को एक कांस्टेंट वोल्टेज पावर सप्लाई चाहिए होती है, तो वो ये काम करता है यूपीएस। यानी सर्ज प्रोटेक्शन का मतलब हो गया इलेक्ट्रिसिटी फ्लक्चुएशन को रोकने वाला। इलेक्ट्रिसिटी फ्लक्चुएशन, फ्लक्चुएशन समझते हैं? अप डाउन अप डाउन अप डाउन होना वोल्टेज का। तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लक्चुएशन को रोकने वाला, ठीक है, मतलब रोक कर। अब देखो पीछे से अगर बिजली है ना अप डाउन कर रही है, उसे तो हम रोक ही नहीं सकते, वो तो किसी ना किसी फॉल्ट की वजह से हो रहा होगा। बट कम से कम कंप्यूटर के पास जो हमारे वोल्टेज आ रही है उसे तो हम लिमिट कर सकते हैं ना, उसे तो कम ज्यादा होने से रोक सकते हैं। ये उसी तरीके से होता है जैसे हमारे घर में स्टेबलाइजर लगवा लेते हैं। आपने देखा है पहले तो टीवी के साथ, फ्रिज के साथ, हर डिवाइस के साथ एक स्टेबलाइजर अलग से रखा होता था। यानी वोल्टेज ज्यादा होगी तो कम करो भाई, कम हो गई तो ज्यादा करो भाई। आजकल वो चीज खत्म कर दी है। आजकल लोगों ने अपने घरों में कंप्लीट एक स्टेबलाइजर लगवा लिया है। जिनके घरों में वोल्टेज बहुत ज्यादा ऊपर नीचे होती रहती है, वो अपने घर में एक पूरा स्टेबलाइजर लगवा लेते हैं, 5 किलोवाट का, 10 किलोवाट का, ताकि उनके पूरे घर को है ना कांस्टेंट वोल्टेज प्रोवाइड होती रहे। पहले तो ये भी आता था कि वोल्ट हैंडल वाले आते थे स्टेबलाइजर, कम हो गई तो ऊपर करो, ज्यादा हो गई तो नीचे करके आओ। आजकल मार्केट में ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर आ गए हैं, जिसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप ही स्टेबल कर देगा वोल्टेज को, है ना। तो अगर आपके घर में पूरे घर के लिए स्टेबलाइजर लगा हुआ है, तो फिर आपको अपने कंप्यूटर के साथ यूपीएस लगाने की जरूरत भी नहीं है। बट अगर आपके घर में स्टेबलाइजर नहीं है पूरे घर के लिए, तब फिर है ना यूपीएस लगाने की जरूरत पड़ जाएगी आपको अपने कंप्यूटर के साथ। अगर नहीं लगाएंगे और वोल्टेज कम ज्यादा हो रही है तो कंप्यूटर खराब हो जाएगा आपका। तो इसीलिए सर्ज प्रोटेक्शन के लिए ना यूपीएस लगा दिया जाता है। अब अगर ये पूछा जाए आपसे कि यूपीएस लगाने का सेकेंडरी फंक्शन क्या होता है, यानी कि द्वितीयक कार्य क्या होता है, तब बाकी सारे लोगों ने जो आंसर दिया था वो सही आंसर है। सभी लोगों ने बोला था किसी भी कंप्यूटर के साथ यूपीएस लगाने का जो द्वितीयक कार्य है, क्या लिखा था सभी लोगों ने? सभी लोगों ने बताया दैट इज पावर बैकअप। पावर बैकअप, ठीक है जी। देखो पावर बैकअप का सिंपल सा मतलब है, कई बार क्या होता है ना, इलेक्ट्रिसिटी अचानक ही कट हो जाती है, बिजली अचानक ही चली जाती है, और उस कंडीशन में अगर हमारा कंप्यूटर अचानक से बंद हो जाए तो डाटा लॉस होने के चांसेस हो सकते हैं। मान लो 2 घंटे से मैं फाइल बना रहा था और अचानक बिजली चली गई, कंप्यूटर अचानक बंद हो गया, तो पता चला फाइल करप्ट हो गई या फाइल ही खराब हो गई जो मैं बना रहा था, तो मेहनत बेकार जाएगी या नहीं। तो इसीलिए कुछ लोग है ना अपने कंप्यूटर के साथ यूपीएस रख लेते हैं, ताकि कुछ मिनटों का पावर बैकअप मिल जाए। एक तरीके से बैटरी जो कुछ मिनटों का पावर बैकअप दे देगी, ताकि हम अपने कंप्यूटर को प्रॉपर तरीके से बंद कर दें, शट डाउन कर दें। जो भी फाइलें खुली हुई है कंप्यूटर में उनको सेव कर दें और बंद कर दें, ताकि हमारा किसी भी तरीके से कोई भी डाटा लॉस ना हो। तो ये है ना यूपीएस का सेकेंडरी फंक्शन होता है, यानी कि द्वितीयक कार्य होता है। जी बिल्कुल, सभी लोगों ने सही बताया, पावर बैकअप। बट प्राइमरी पर्पस भी याद रखना, ये होता है यूपीएस को लगाने का मुख्य उद्देश्य। तो आज की क्लास में हमने एक चैप्टर अपना कंप्लीट कर लिया, जिसे हम बोलते हैं कंप्यूटर आर्किटेक्चर। ठीक है भाई, आई होप सो जितनी चीजें मैंने आपको समझाई हैं वो आपको क्लियरली समझ में आ ही गई होंगी। थोड़ा नया सब्जेक्ट होगा किसी के लिए, है ना, किसी ने पहले बिल्कुल ही ना पढ़ा हो तो नया सब्जेक्ट हो गया, तो उसको थोड़ा धीमे धीमे आएगा, बट आ जाएगा, है ना। ये समझ लो कि ये बहुत बेसिक बेसिक चीज है। ये कंप्यूटर का ABCD है जो आप सुन रहे हो या जो आप समझ रहे हो, ये टेक्निकल टाइप का नहीं है, ये तो बहुत ABCD टाइप का कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको समझा रहा हूँ। तो बेसिक फंडामेंटल की अगर हम बात करते हैं तो यही सब चीजें एग्जाम में पेपर में पूछी जाती है, ठीक। और मैं फिर से बता दूं, क्योंकि ये चैप्टर आज खत्म हो गया हमारा, कंप्यूटर आर्किटेक्चर यानी कि कंप्यूटर की संरचना के नाम से कंप्लीट क्लास PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का नाम कंप्यूटर बाय यतेंद्र सर है, वहां पर वो फाइल मौजूद है, बिल्कुल एज इट इज सब कुछ लिखा हुआ थ्योरेटिकल वे में उस PDF फाइल में। आप उसे डाउनलोड करके जैसे पढ़ना चाहें वैसे आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। हाँ,
कंप्यूटर आर्किटेक्चर खत्म हो गया। चलो फिर बाकी है ना, यही बोलूंगा जाते जाते आप सभी लोगों को। निशा जी ने लिखा है सर टेलीग्राम पर क्यों डालते हैं। मैं टेलीग्राम पर है ना बहुत टाइम से डाल रहा हूँ, पिछले 5 सालों से टेलीग्राम पर ही लेटेस्ट से लेटेस्ट पीडीएफ डालता जा रहा हूँ, है ना, क्योंकि अगर कल आपका बैच रहे या ना रहे, आपको मेरी लेटेस्ट पीडीएफ मिलती रहे, एमसीक्यू प्रैक्टिस की भी पीडीएफ मिलती रहे, तो यही तरीका बना रखा है। सभी लोग खुश हैं, जुड़ जाते हैं सभी लोग। सर कंप्यूटर के वर्ड बहुत हार्ड लग रहे हैं। हाँ थोड़ा सा तो लगेगा ही ना, अगर आपने पहले नहीं पढ़ रखा तो हार्ड तो लगेगा ही ना। मैथ भी तो शुरुआत में हार्ड लग रही थी आपको, जब मैथ पढ़ना शुरू करा था आपने, तो आपको ऐसा थोड़ी लग रहा था कि मैथ को मैं हिंदी की तरह पढ़ रहा हूं मैं, वो भी है ना टफ लग रही थी आपको, पर धीरे धीरे जब आप मैथ को पढ़ते गए तो आसान लगने लग गए। ठीक है, बाकी धीरे धीरे आराम से है ना पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ जाएंगी सारी चीजें। एमसीक्यू प्रैक्टिस कहाँ मिलेगी। निशा मैंने क्लास के शुरुआत में आपको बोला ही था, एमसीक्यू प्रैक्टिस आपको कैसे करनी है, कहाँ से करनी है, सब कुछ बताया क्लास में। आप क्लास की शुरुआत की 1-2 मिनट सुन लीजिएगा, आपको प्रॉपर पूरी जानकारी मिल जाएगी। अंकिता जी ने अंकिता जी ने लिखा है सर यूपीएएसआई का पूरा है ना यहाँ पर कंप्यूटर कंप्लीट नहीं हो पाएगा, क्योंकि यूपीएएसआई में लास्ट में कुछ टेक्निकल टॉपिक भी दे रखे हैं, वो फिर अलग से पढ़ने पड़ेंगे, इसमें नहीं हो पाएगा। चलो अगर किसी का है ना कोई डाउट है, ठीक है, अगर किसी का कोई डाउट है तो आप इस क्लास की शुरुआत की 1-2 मिनट, बिल्कुल शुरुआत की 1-2 मिनट दोबारा से है ना देख लेना, आपको सारी बातें क्लियर समझ में आ जाएंगी। तो आज के सेशन और क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद।